नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि टॉपिक। और बुद्धि को इंग्लिश के अंतर्गत कहा जाता है इंटेलिजेंस। सर्वप्रथम बात करेंगे कि बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमने पहले बताया था किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पहले उसको छोटे छोटे जो है बिंदु में, छोटे छोटे उप टॉपिक में उसका क्या कर लीजिए, विभाजन कर लीजिए। तो देखो, हम पढ़ेंगे बुद्धि, और बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। अब बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बुद्धि के अन्य नाम। क्या पढ़ेंगे इसमें? बुद्धि के नाम। आपको जो ये शब्द दिख रहा है बुद्धि, तो इसके अन्य नाम पढ़ेंगे, बुद्धि के अन्य नाम। ठीक है, तो देखिए, बुद्धि के अन्य नाम, बुद्धि के अन्य नाम। फिर हम इसमें पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे, ध्यान रखना, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे? बुद्धि शब्द की, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। फिर नेक्स्ट इसमें आएगा पॉइंट, ध्यान रखना, बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है। फिर इसमें आएगा बुद्धि कैसी है, बुद्धि कैसी है। फिर ध्यान रखना, बुद्धि का अर्थ आएगा, बुद्धि का अर्थ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की परिभाषाएं। फिर इसमें हम पढ़ेंगे आगे परिभाषाओं के बाद में बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार के बाद हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत के बाद में बुद्धि मापन एवं परीक्षण, फिर आता है बुद्धि परीक्षण के प्रकार, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। फिर इसमें पॉइंट बच जाता है नेक्स्ट, और वो पॉइंट कौन सा है तो आपको याद रखना है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार के बाद में बुद्धि लब्धि वर्गीकरण। पॉइंट का नाम क्या है? बुद्धि लब्धि वर्गीकरण। ये ध्यान रखना, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है, पॉइंट कौन सा है तो आपको याद रखना है, बुद्धि लब्धि वर्गीकरण, बुद्धि लब्धि वर्गीकरण। फिर ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम लास्ट में रखेंगे, और एक टॉपिक अलग से होता है, लेकिन मैं दर्शा देता हूं यहां पर, ये टॉपिक अलग है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, संवेगात्मक बुद्धि, लेकिन है बुद्धि से संबंधित। तो टॉपिक अलग है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, संवेगात्मक बुद्धि। अब आपको ये याद रखना है कि सर्वप्रथम आप बुद्धि टॉपिक पढ़ रहे हो तो बुद्धि टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है,
किस प्रकार इस टॉपिक को आपको जो है क्रम से याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले बुद्धि के नाम। जैसे भारतीय संदर्भ में बात करें कि पूर्व में ये बुद्धि शब्द विद्यमान में नहीं था या बुद्धि शब्द प्रयोग में नहीं लिया जाता था, तो इसके स्थान पर कौन से शब्द प्रयोग में लिए जाते थे। जैसे आपका तो मति, इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई, धी, ठीक है ना, प्रज्ञा, मेधा, इस प्रकार के भारतीय संदर्भ में बुद्धि के स्थान पर शब्द प्रयोग में लिए जाते रहे हैं। फिर बुद्धि शब्द की उत्पत्ति की, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी मनोविज्ञान में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था और कब किया गया था, वो पढ़ेंगे। बुद्धि क्या है, एक्चुअली में इस बुद्धि की परिभाषा क्या होती है, वो शॉर्ट में हम बात करेंगे। बुद्धि कैसी है, अमूर्त है, मूर्त है, कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इन दोनों को लेकर के इसकी सटीक परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि वाक्य में बुद्धि के एक्चुअल में सभी मनोवैज्ञानिकों के निष्कर्ष के आधार पर जो परिभाषा निकली, उस परिभाषा, उस बुद्धि के अर्थ के बारे में बात करेंगे। अब आपको पता है कि बुद्धि की परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि के बारे में विचार प्रकट किए हैं, तो वो जो उनके द्वारा विचार दिए गए, जो परिभाषा दी गई, वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं पढ़ेंगे। फिर हम बुद्धि की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में बुद्धि के प्रकार, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, बुद्धि के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर बुद्धि मापन एवं परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। फिर बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से, वो सारे हम बात करेंगे। फिर बुद्धि लब्धि वर्गीकरण, महत्वपूर्ण तथ्य, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि। इस प्रकार हम बुद्धि टॉपिक को एक एक छोटे छोटे टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखते हैं बुद्धि के अन्य नाम, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, तो याद रखना पहला पॉइंट क्या है, तो आपको ध्यान रखना पहला पॉइंट है बुद्धि शब्द के अन्य नाम। तो देखिए टॉपिक क्या चल रहा है हमारा टॉपिक चल रहा है बुद्धि। कैसे पढ़ना है, जो मैंने बताया उसी क्रम से पढ़ना है बुद्धि। और बताइए बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। कहीं पे इंटेलिजेंस लिखा हुआ मिलता है, इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया, सर्वप्रथम इसमें पढ़ना क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो हमने उसके बारे में हमने बताया कि बुद्धि के अन्य नाम। ठीक है, तो हमें सर्वप्रथम क्या पढ़ना है इसमें, बुद्धि के अन्य नाम। अब देखिए भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो देखो सर्वप्रथम आता है अन्य नाम। बुद्धि के अन्य नाम। अब आप ध्यान सुनना एक एक बात को। बात करें हम भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में बुद्धि को अनेक नामों से जाना जाता है। भारतीय संदर्भ में बुद्धि को अनेक नाम से जाना जाता है। जैसे ध्यान, बुद्धि के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है कि बुद्धि के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं क्या, मति। कौन शब्द का प्रयोग करेंगे, मति। बुद्धि के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं प्रज्ञा। बुद्धि के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं मेधा। बुद्धि के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं धी। और बुद्धि के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं विवेक। और बुद्धि के लिए एक शब्द और होता है चातुर्य। तो देखिए हम बात करें प्राचीन समय में हमारे भारतीय संदर्भ में बात करें तो इस बुद्धि के स्थान पर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, जैसे मति, प्रज्ञा, मेधा, धी, विवेक, चातुर्य। जैसे आप किसी प्रकार के कोई ऐसा जो समाज के विपरीत कार्य करते हो तो आपसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो बड़े बूढ़े लोग क्या कहते हैं कि इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई, इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई। इसका मतलब मति जो शब्द प्रयोग किया वो किसके स्थान पर किया, बुद्धि के स्थान पर यह शब्द प्रयोग किया, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार क्या है, ये तो अपने विवेक काम में, तो अपना विवेक काम में ले, ठीक है ना। अपना जो कोई काम करते हो और उस काम में आप असफल हो रहे हो
या उस काम ठीक नहीं कर रहे हो तो व्यक्ति कहता है कि तुम अपने विवेक के काम में लो। तो इस प्रकार जो है प्राचीन समय से इस बुद्धि के स्थान पर बहुत सारे नाम जो है लिए जाते थे, और वो कौन कौन से? मति, प्रज्ञा, मेधा, धी, विवेक, चातुर्य। ठीक है ना। सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता प्राचीन काल में? तो उदाहरण मति शब्द का सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता था। ठीक है ना। बुद्धि के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता था? मति। अब सर ये बुद्धि शब्द का प्रयोग कब से होने लगा मनोविज्ञान में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले धारणा, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब से होने लगा? तो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था मनोविज्ञान में। तो उससे पहले हम ध्यान रखना है बुद्धि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो धारणा सबसे पहले हम क्या करेंगे? बुद्धि शब्द की उत्पत्ति आपको पढ़ना है। उसके बाद में क्या? बुद्धि शब्द की उत्पत्ति, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति। धारणा बुद्धि शब्द की उत्पत्ति, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति ध्यान रखना आपको लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई। बुद्धि शब्द की उत्पत्ति, ध्यान रखना, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। तो यहां याद रखना, जैसे आपको याद रखना है बुद्धि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। कितने शब्दों से हुई है? दो शब्दों से हुई है। अब दो शब्द कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, एक तो शब्द हो गया कौन सा? तो एक शब्द आपको याद रखना है कौन सा? इंटेलिजेयर। क्या नाम है? इंटेलिजेयर। और एक शब्द है धारणा इंटेलिजेंसिया। क्या नाम है? इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया। ठीक है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है समझना, टू अंडरस्टैंड। ये ध्यान रखना, टू अंडरस्टैंड। फिर से सुनना, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, और वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है दो शब्द हैं। एक तो याद रखना है आपको जो है, एक आपको याद रखना है कौन सा? इंटेलिजेयर। और एक होता है इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेयर और इंटेलिजेंसिया। बुद्धि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एक तो इंटेलिजेयर और एक इंटेलिजेंसिया। दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? समझना, टू अंडरस्टैंड। क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या याद रखना है? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो ध्यान रखना, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में किसने किया? उदाहरण सन 1885 में फ्रांसिस गाल्टन कहां का था? ये ब्रिटेन का था। सन 1885 में फ्रांसिस गाल्टन द्वारा बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर आपको क्या याद रखना है? अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो आपको ध्यान रखना है सन 1895 में
हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सन 1895 में, किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। फिर से सुन लीजिए, हम पढ़ रहे थे बुद्धि, और बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। सर्वप्रथम हमने बात की कि बुद्धि के अन्य नाम क्या है। भारतीय संदर्भ में बात करें तो इस बुद्धि को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। जैसे इस बुद्धि को मति, प्रज्ञा, मेधा, धी, विवेक, चातुर्य, ये शब्द किसके लिए प्रयोग में लिए जाते थे? बुद्धि के लिए प्रयोग में जाते थे। बुद्धि को जैसे संस्कृत में बुद्धि के लिए कहा गया है, बुद्धि यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि होती है वह क्या होता है? बलशाली होता है। तो देखिए, ये बुद्धि के स्थान पर शब्द प्रयोग में लिए जाते रहे हैं। अब ध्यान रखना, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये जो बुद्धि शब्द की उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। तो ये बुद्धि शब्द कहां से आया? लैटिन भाषा से। तो बुद्धि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। और सर दो शब्द कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना, एक है इंटेलिजेयर और एक है इंटेलिजेंसिया। एक क्या है? इंटेलिजेयर और एक क्या है? इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेयर का अर्थ होता है समझना, इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है? समझना, टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना? इसी प्रकार हम बात करें कि मनोविज्ञान में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1885 में किया गया। किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने किया। फ्रांसिस गाल्टन कहां का रहने वाला था? ब्रिटेन का रहने वाला था। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता है तो सन 1895 में हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा भी बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है ना? मानक पुस्तक में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में ये नहीं हो तो उसका आंसर ये माना जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है? अब आगे बात करेंगे हम बुद्धि और इंटेलिजेंस के बारे में, और हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस मानी बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है। ठीक है ना? आगे हम पढ़ रहे थे बुद्धि, क्या पढ़ रहे थे? बुद्धि, और हमने बात की बुद्धि, और बताओ बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। आगे हम बात करने वाले हैं इसमें किसके बारे में? हम बात करेंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि बुद्धि क्या है, तो ध्यान रखना पॉइंट हमारा क्या है आगे चौथे नंबर का, तो ध्यान रखना कि बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है, यह प्रश्न है। अब ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान सुनना कि विभिन्न योग्यताओं या विभिन्न योग्यताओं या विभिन्न क्षमताओं के योग को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ये धारणा क्या कह रहा है? देखिए मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं निष्कर्ष निकाल के कि बुद्धि क्या है। ठीक है ना? कि बुद्धि होती क्या है, तो वो कहते हैं सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न योग्यताओं या विभिन्न क्षमताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि एक इकाई नहीं है, बुद्धि अनेक इकाइयों का संगठन है। बुद्धि एक इकाई न होकर के अनेक इकाइयों का संगठन है। अर्थात हम कह सकते हैं जो बुद्धि है यानी जो विभिन्न योग्यताएं होती है मस्तिष्क के अंतर्गत, उन योग्यताओं को योग को, उन क्षमताओं के योग को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ठीक है ना? तो ये शॉर्ट में इसकी परिभाषा हुई। अब ध्यान रखना विभिन्न योग्यता का मतलब, जैसे योग्यता का अर्थ निकालें यहां पर, जैसे कौन कौन सी योग्यता, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे योग्यता हो गई कौन सी, तो जैसे आप योग्यता के बारे में बात करोगे, समायोजन की योग्यता। कैसी योग्यता? समायोजन की योग्यता। विभिन्न योग्यताओं में बात करें तो जैसे समायोजन की योग्यता। ठीक है? जैसे बात करें हम सीखने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता।
समस्या समाधान की योग्यता। फिर हम बात करें अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। फिर संबंधों को समझने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता। जैसे आत्म विश्लेषण, आत्म विश्लेषण करने की योग्यता, आत्म विश्लेषण करने की योग्यता। तो देखिए बुद्धि की अगर हम बात करें कि बुद्धि क्या है, तो विभिन्न योग्यताओं विभिन्न क्षमताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। तो जैसे समायोजन की योग्यता, बुद्धि ये विभिन्न योग्यताओं का एक समुच्चय है, ठीक है ना। जो विभिन्न योग्यता है उनका एक समुच्चय के रूप को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जैसे समायोजन करने की योग्यता, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर किसी वातावरण के साथ वो समायोजन स्थापित कर लेता है तो इसका मतलब उसके अंतर्गत बुद्धि विद्यमान होती है। कोई सीखने की योग्यता, कोई व्यक्ति जैसे सीखने की क्षमता उसके अंतर्गत नवीन ज्ञान को प्राप्त तो कर लेता है तो इसका मतलब उसमें क्या है, बुद्धि है, ठीक है ना। इसी प्रकार किसी भी समस्या का समाधान अगर व्यक्ति कर लेता है तो इसके अंतर्गत बुद्धि विद्यमान है। इस प्रकार जो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, आत्मविश्लेषण करने की योग्यता, मतलब जो आपके अंतर्गत सारी जो योग्यताएं पाई जाती हैं उन योग्यताओं को योग को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न योग्यताएं, मानी ये बहुत सारी योग्यताएं हो गई, इनके योग को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो धारणा, तो बुद्धि क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें तो कि बुद्धि कैसी है, बुद्धि कैसी है, हम इसके बारे में बात करें कि बुद्धि कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बुद्धि कैसी है, बुद्धि कैसी है, बुद्धि कैसी है, बुद्धि कैसी है, ठीक है। अब देखो बुद्धि कैसी है, तो आपका बुद्धि का स्वरूप कैसे होता है, क्या बुद्धि मूर्त है या अमूर्त है, क्या बुद्धि दिखाई देती है या बुद्धि नहीं दिखाई देती है, बुद्धि कहां विद्यमान होती है, तो बुद्धि का स्वरूप कैसा है, तो हम ये उस पर बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है बुद्धि कैसी है, तो आपको याद रखना है बुद्धि, बुद्धि एक अमूर्त, अमूर्त संप्रत्यय, अमूर्त संप्रत्यय आप कह सकते हो, अमूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा यानी कंसेप्ट, कंसेप्ट है। फिर से समझना, बुद्धि क्या एक अमूर्त संप्रत्यय, अमूर्त अवधारणा है। मान लीजिए अब आप बताइए कि बुद्धि व्यक्ति के अंतर्गत कहां पर स्थित होती है। मैं इसके बारे में अगर बात करना चाहूं तो बताओ आप क्या उत्तर दोगे। तो देखो ये हमारा क्या है, मस्तिष्क है, ये मानव का क्या है, ये मानव मस्तिष्क है, ये मानव क्या है, मस्तिष्क है। अब आपने देखा होगा किसी भी हॉस्पिटल के अंतर्गत इस प्रकार जो है एक आकृति, ये मस्तिष्क की एक इस प्रकार की आकृति आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। और इस प्रकार जो है ये इस प्रकार मस्तिष्क के अंतर्गत जो है ये बुद्धि विद्यमान होती है। और बताओ क्या ये दिखाई देती है क्या, तो धारणा बुद्धि दिखाई नहीं देती है। तो एक तरह से ये क्या है, अमूर्त संप्रत्यय है, ये बुद्धि है, ये क्या है, एक अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त संप्रत्यय मतलब ये दिखाई नहीं देते, ऐसा विचार है, एक तरह से मनुष्य के क्या है, विचार है, ठीक है ना। तो ये अमूर्त संप्रत्यय या इसको कह सकते हैं अमूर्त अवधारणा, वो जो व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये कैसे व्यक्ति की अवधारणा है, व्यक्ति के एक विचार है जो दिखाई नहीं देते हैं। तो बुद्धि कैसे, बुद्धि का स्वरूप कैसा है, बुद्धि एक अमूर्त अवधारणा है, बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय, एक अमूर्त विचार है जो किसी को दिखाई देता है। और व्यक्ति के कहां पर स्थित होता है, तो ये व्यक्ति के मस्तिष्क के अंतर्गत स्थित होती है बुद्धि, ठीक है ना। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जीवन में समस्या का समाधान करना, सीखना, ठीक है ना, और जो है आत्मविश्लेषण करना, अमूर्त चिंतन करना, कल्पना करना, चिंतन करना, मनन करना, ठीक है ना, ये सारी जो क्रियाएं करता है वो किसके द्वारा किया करता है, व्यक्ति बुद्धि के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, बुद्धि के द्वारा करता है। तो बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, बुद्धि क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। मेरे सामने आपको समझ में आई होगी।
अब नेक्स्ट दोनों को मिला करके जो बुद्धि की परिभाषा निकालते हैं सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक। सबसे पहले बुद्धि को लेकर के ब्रिटेन में सन 1910 में ब्रिटेन में इस बुद्धि को लेकर के क्या किया गया, कार्य किया गया, लेकिन जो है वो क्या रहे, असफल रहे। उसके बाद में बुद्धि को लेकर के, बुद्धि जैसे विषय को लेकर के अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस पर जो है कार्य किया गया सन 1921 में, और 1923 में निष्कर्ष निकाला कि वाक्य में बुद्धि का अर्थ क्या होता है। तो सारे मनोवैज्ञानिक मिलकर के बुद्धि की जो सटीक परिभाषा निकालते हैं वो परिभाषा क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा क्या है, बुद्धि का अर्थ। क्या नाम है, पॉइंट आएगा, क्या नाम है, बुद्धि का अर्थ। तो ध्यान रखना बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का अर्थ। तो आपको ध्यान रखना बुद्धि का अर्थ क्या होता है। तो इसकी जो सटीक परिभाषा हम देना चाहें तो बताओ परिभाषा क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि की वाक्य में परिभाषा क्या आएगी। तो देखिए, तो ध्यान रखना बुद्धि की परिभाषा में, ध्यान रखना आपको समझने के लिए, मानव की समस्त मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्षमताएं, व मानसिक योग्यताएं के योग को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। फिर से समझो, जो सभी मनोवैज्ञानिक मिलकर के जो बुद्धि की सटीक परिभाषा निकालते हैं, तो परिभाषा क्या है कि मानव की समस्त मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्षमताएं व मानसिक योग्यताएं के योग को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, और इसकी परिभाषा निकालना चाहे हम तो ध्यान, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, योग्यता है, क्षमता है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति को समस्या का समाधान, समायोजन, अमूर्त चिंतन करने, चिंतन मनन करने, तर्क वितर्क करने व सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है। सुनिए, बुद्धि की जो परिभाषाएं हैं कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, अर्थात बुद्धि व्यक्ति को उसके वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि व्यक्ति को उसके माता पिता, उसके दादा दादी, ठीक है ना, जो वंशक्रम होता है उसके द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखना, बुद्धि का विकास किया जा सकता है। व्यक्ति को बुद्धि उसके जन्म से प्राप्त होती है, लेकिन बुद्धि का विकास किया जा सकता है, ये ध्यान रखना, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति को, ध्यान रखना, बुद्धि व्यक्ति को किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता प्रदान करती है, और बुद्धि व्यक्ति को किसी भी वातावरण में समायोजन की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है ना।
बुद्धि व्यक्ति को एक अमूर्त चिंतन करने की क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को सोचने समझने, तर्क वितर्क करने, कल्पना करने, जो है इन सभी की क्षमता प्रदान कौन करती है, बुद्धि करती है। ठीक है ना। मनुष्य जैसे मान ली कोई भी मानव है, ठीक है ना। और बताइए, हमने बताया था कि जो है बुद्धि व्यक्ति के कहाँ स्थित होती है, तो बुद्धि व्यक्ति के मस्तिष्क के अंतर्गत स्थित होती है। ठीक है ना। बुद्धि व्यक्ति के मस्तिष्क के अंतर्गत स्थित होती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति होता है वो सोचने समझने इत्यादि क्रिया करता है। बताओ किसके द्वारा करता है, तो आपको याद होगा किसके द्वारा करता है, तो बुद्धि के द्वारा करता है। तो बताओ बुद्धि कहाँ स्थित है, तो व्यक्ति के मस्तिष्क के अंतर्गत क्या होती है, बुद्धि स्थित होती है। और हमने बताया कि जो बुद्धि होती है विभिन्न योग्यताओं के योग को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। विभिन्न योग्यताओं के योग को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अब देखिए, मानव की समस्त मानसिक क्रियाएं, समस्त मानसिक क्रियाएं का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति जैसे कल्पना करता है, ठीक है ना, कल्पना करना, ठीक है ना, ये सारी ये मानसिक क्रिया है। ठीक है ना। जैसे व्यक्ति क्या करता है, तो आपको जानना, जैसे व्यक्ति करता है चिंतन मनन करता है, ठीक है, चिंतन मनन करना, ठीक है ना, चिंतन मनन करना। जैसे व्यक्ति करता है क्या, जो है तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क करना, ठीक है ना, वितर्क करना, ठीक है ना। व्यक्ति क्या करता है, सीखता है, सीखना, ठीक है ना। समायोजन करना, समायोजन की योग्यता, ठीक है ना। इसी प्रकार व्यक्ति अमूर्त चिंतन करना, अमूर्त चिंतन करना। अब बताओ ये सारी चीजें हैं, तो ये क्या है, सभी मानसिक क्रिया है। जैसे हाथ से और पैर से कार्य करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, शारीरिक क्रिया। तो ये ध्यान रखना, ये कल्पना करना, चिंतन मनन करना, सोचना समझना, तर्क वितर्क करना, अमूर्त चिंतन करना, सीखना, समायोजन करना, ये सब कैसी है, मानसिक क्रियाएं। तो मानव की कोई व्यक्ति है तो मानव की समस्त जो मानसिक क्रियाएं जो मैंने बताई, और मानसिक क्षमता, इनको क्या कह सकते हैं, मानसिक क्षमता भी कह सकते हैं, इनको मानसिक योग्यता, इन सभी के योग को, ये जो सारी योग्यता है, ठीक है ना, इन सभी के योग को हम क्या कहते हैं, बुद्धि। क्योंकि ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं, बुद्धि के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है ना। अगर बुद्धि नहीं होगी आपके अंतर्गत, तो आप ना तो किसी विषय वस्तु को लेकर के सोच समझ सकते हो, ना किसी विषय को लेकर के तर्क वितर्क कर सकते हो, ना आप किसी विषय को लेकर के अमूर्त चिंतन कर सकते हो, ना आप किसी समस्या का समाधान कर सकते हो, आप वातावरण में रहकर के समायोजन प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो आपके अंतर्गत अगर बुद्धि विद्वान नहीं है, तो आप ये सारी जो क्रियाएं वो नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो मानव की समस्त जो मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्षमताएं, मानसिक योग्यताएं हैं, उनको योग को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अब समझना, बुद्धि क्या है, जन्मजात है। मतलब ये जो आपको बुद्धि जो मिलती है, ये आपके वंशानुक्रम से आपको प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखना, वातावरण में रह करके कुछ बिंदुओं तक इस बुद्धि का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। ध्यान रखना, तो जब व्यक्ति को देखो ये बुद्धि होगी, तो वो समस्या का समाधान, ये बुद्धि जो व्यक्ति को है, किसी भी समस्या का समाधान, समायोजन, अमूर्त चिंतन करने, चिंतन करने, तर्क वितर्क करने, सोचने समझने की क्षमता अगर प्रदान करती है व्यक्ति को, तो वो कौन करती है, बुद्धि करती है। कौन करती है, बुद्धि। अब देखिए, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे फ्रीमैन, क्या नाम थे, फ्रीमैन। तो फ्रीमैन ने और भी इसकी सटीक परिभाषा देते हुए बुद्धि के जो बुद्धि संबंधित विचारों को 4 वर्गों में विभाजित किया। तो देखो, बात करें हम किसके बारे में, फ्रीमैन। तो जानना, सर्वप्रथम फ्रीमैन ने बुद्धि से संबंधित विचारों को 4 वर्गों में क्या किया, विभाजित किया। बुद्धि से संबंधित जो सटीक परिभाषा है, सभी मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को शामिल करके फ्रीमैन ने जो है बुद्धि से संबंधित विचारों को 4 वर्गों में विभाजित किया, 4 वर्गों में विभाजित किया। अब देखो 4 वर्ग कौन कौन से, तो याद रखना है, जो है समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता, दूसरे पे याद रखना
अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, उसके बाद में सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता, विभिन्न योग्यताओं के समुच्चय के रूप में, समझना इस बात को। सर्वप्रथम फ्रीमैन ने बुद्धि से संबंधित विचार को 4 वर्गों में 4 भागों में विभाजित किया। सभी मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को देख करके फ्रीमैन ने बुद्धि से संबंधित विचारों को 4 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है ना। कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया? तो पहले जो प्रथम वर्ग में किसको रखा? तो प्रथम वर्ग में रखा धारणा जो है, प्रथम वर्ग में जो है उसने रखा समायोजन की योग्यता प्रथम वर्ग में। ठीक है ना। और द्वितीय वर्ग में किसको रखा? तो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। ठीक है ना, इसको द्वितीय वर्ग में रखा। और जो तृतीय वर्ग में रखा वो किसको रखा? सीखने की योग्यता, इसको तृतीय वर्ग में रखा। ठीक है ना। और जो चतुर्थ वर्ग में रखा वो किसको रखा? तो धारणा विभिन्न योग्यताओं के रूप में बुद्धि। ठीक है, चतुर्थ वर्ग में। तो इस प्रकार जो है फ्रीमैन ने बुद्धि से संबंधित विचारों को 4 वर्गों में विभाजित किया। समायोजन की योग्यता, फ्रीमैन कहता है कि जो व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है, ठीक है ना, तो वह व्यक्ति उच्च बुद्धि वाला कहलाएगा। और जो व्यक्ति वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति निम्न बुद्धि वाला कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये केवल एक क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार ये परिभाषा सटीक नहीं हो सकती। तो फिर वो दूसरी जो है द्वितीय वर्ग में क्या रखता है कि जो व्यक्ति अमूर्त चिंतन करने की योग्यता रखता है, ठीक है ना, तो वह उच्च बुद्धि वाला कहलाएगा। जो व्यक्ति अमूर्त चिंतन करने की योग्यता नहीं रख पाता है, जो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है कोई भी व्यक्ति, तो निम्न बुद्धि वाला कहलाएगा। तो ये भी एक क्षेत्र जो रह गया। तो इस प्रकार ये भी सटीक परिभाषा नहीं दी भाई। तो वैसे प्रथम द्वितीय वर्ग में उसने सारे जो मनोवैज्ञानिकों के जो परिभाषाओं के विचार लेकर के और उसको विचारों को 4 भागों में बांट दिया कि बुद्धि ये होती है। ठीक है ना। फिर कहता है सीखने की योग्यता, यानी कोई व्यक्ति जो नवीन ज्ञान को अगर सीख लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो वह व्यक्ति उच्च बुद्धि वाला कहलाएगा। और जो व्यक्ति नवीन ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है, सीख नहीं पाता है, तो वह व्यक्ति क्या कहेगा? जो है वह कहलाएगा जो है सीखने की योग्यता। ठीक है ना। तो वह बुद्धि वाला कहलाएगा, उच्च बुद्धि वाला। जो अगर नवीन ज्ञान प्राप्त कर लेता तो उच्च बुद्धि वाला, नहीं कर पाता है तो निम्न बुद्धि वाला। और जितनी भी योग्यता है, विभिन्न योग्यताओं के समुच्चय के रूप में जो भी योग्यता है उसको वो यहां रख लिया। तो इस प्रकार जो अलग अलग योग्यताएं हैं अगर वो व्यक्ति में पाई जाती हैं, ठीक है ना, तो वो उच्च बुद्धि वाला, और अगर नहीं पाई जाती तो निम्न बुद्धि वाला। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है उसने फ्रीमैन ने बुद्धि से संबंधित विचारों को 4 भागों में या 4 वर्गों में विभाजित किया। तो कौन कौन से? समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता और विभिन्न योग्यताओं के समुच्चय के रूप में बुद्धि। इस प्रकार जो है इन्होंने जो है परिभाषाएं दी हैं। और आगे हम इसके अंतर्गत आएंगे बुद्धि की परिभाषाएं। एक बार हमने पढ़ा क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो देखिए हमने बात की है बुद्धि, और बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। हमने सर्वप्रथम आपको यह बताया कि हमें बुद्धि के अंतर्गत पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीजें याद रखनी है, तरीका होना चाहिए जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है ना। तो देखो बुद्धि के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि के अन्य नाम। ठीक है ना, कि बुद्धि के अन्य क्या क्या नाम है। तो बुद्धि शब्द तो 1885 में आया मनोविज्ञान में। तो उससे पहले भारतीय संदर्भ में इस बुद्धि के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग में लिए जाते रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। बुद्धि शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई इसके बारे में बात करेंगे। तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बुद्धि क्या है, बुद्धि कैसे, बुद्धि का अर्थ। ठीक है ना। आज हमने यहां तक अध्ययन किया। अब देखिए बुद्धि की परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर बुद्धि की विशेषताएं, फिर बुद्धि के प्रकार, फिर बुद्धि के सिद्धांत, फिर बुद्धि मापन परीक्षण में बुद्धि परीक्षण के प्रकार। ठीक है ना। यह जो प्रकार बुद्धि परीक्षण के प्रकार, ये बुद्धि के प्रकार है, वो बुद्धि परीक्षण के प्रकार है। फिर बुद्धि लब्धि वर्गीकरण, महत्वपूर्ण तथ्य, संवेगात्मक बुद्धि। सर्वप्रथम हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने सर्वप्रथम किसके बारे में पढ़ा? बुद्धि के अन्य नाम, बुद्धि की उत्पत्ति। तो देखो हमने एक एक पॉइंट के बारे में देख रहे हैं। सर्वप्रथम बुद्धि में पढ़ रहे थे हम बुद्धि के अन्य नाम। तो हमने आपको बताया कि भारतीय संदर्भ में बुद्धि के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग लिया जाता रहा है। जैसे बात करें मति, प्रज्ञा, मेधा, धी, विवेक, चातुर्य, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग में लिए जाते रहे हैं? बुद्धि के लिए प्रयोग में लिए जाते रहे हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, आप कोई जो है जैसे मान लीजिए
कोई 60 साल का व्यक्ति है और उसका बालक जैसे 30 साल का है और वह व्यक्ति वह बालक किसी प्रकार का समाज से विपरीत कार्य कर बैठता है, तो उसको उसके पिताजी कहते हैं कि तेरी मति भ्रष्ट हो गई। इसके मतलब मति भ्रष्ट हो गई, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार जो मति शब्द प्रयोग में लिया जाता रहा वो बुद्धि के लिए प्रयोग में लिया जाता रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रज्ञा, मेधा, धी, विवेक, ये सारे शब्द, तो धारणा प्राचीन काल में बुद्धि के स्थान पर सबसे ज्यादा शब्द कौन सा प्रयोग में लिया जाता था, धारणा मति शब्द प्रयोग में ज्यादा लिया जाता रहा है, ठीक है। फिर हम बात करें जो सर ये बुद्धि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी भाषा से हुई, कहां से आया शब्द, तो हम बात करेंगे बुद्धि शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के दो शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के दो शब्द से हुई है और वो दो शब्द कौन से, एक तो है इंटेलिजियर और एक है इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंस को और इंटेलिजेंस का जो अर्थ होता है वो होता है समझना, दोनों का अर्थ क्या होता है, समझना, माने टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार बुद्धि शब्द की उत्पत्ति पूछे कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से, कौन से दो शब्द से हुई है, इंटेलिजियर और इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगर हम बात करें मनोविज्ञान में, किस में बात करें, मनोविज्ञान में, ये ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान में। तो ध्यान रखना मनोविज्ञान में जो है बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन। कहां का रहने वाला था, ब्रिटेन का रहने वाला था और इसने सबसे पहले मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, ठीक है ना। और ध्यान, ये अगर ऑप्शन में नहीं होता तो आप हर्बर्ट स्पेंसर भी याद रखना, सन 1895 में हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा भी बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गई होगी आपकी बातें। फिर हमने आगे जो अध्ययन किया, इसमें क्या अध्ययन किया था कि बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है। तो हमने आपको बताया कि विभिन्न योग्यताओं के योग को, विभिन्न क्षमताओं के योग को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बुद्धि एक इकाई न होकर के बुद्धि अनेक इकाइयों का संगठन होता है, ठीक है ना। तो देखो ये विभिन्न योग्यता, विभिन्न क्षमता वो कौन कौन सी है, तो आप देखो समायोजन की योग्यता, ठीक है ना, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, आत्म विश्लेषण करने की योग्यता, यानी इनके समुच्चय के, इनके सारे समुच्चय के योग को हम जो क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अब देखो बुद्धि कैसी है, क्या बुद्धि दिखाई देती है, ठीक है ना, या नहीं दिखाई देती है, बुद्धि व्यक्ति के अंतर्गत कहां पर स्थित होती है, तो बुद्धि कैसी है, बुद्धि का स्वरूप कैसा होता है, तो आपको याद रखना है बुद्धि एक अमूर्त संप्रत है, बुद्धि एक अमूर्त अवधारणा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ध्यान, ये व्यक्ति के मस्तिष्क के अंतर्गत स्थित होती है, तो अमूर्त संप्रत्य, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे आप देखोगे कि बुद्धि का अर्थ क्या होता है, सारे मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल करके बुद्धि की क्या परिभाषा देते हैं कि मानव की समस्त मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्षमताएं और जो मानसिक योग्यताएं होती हैं उनको बुद्धि कहते हैं। जो मानसिक क्रियाएं बहुत सारी कौन सी हो गई, कल्पना करना, चिंतन मनन करना, तर्क वितर्क करना, अमूर्त चिंतन करना, सीखना, समायोजन करना, समस्या समाधान करना, ये सारी जो मानसिक क्रियाएं हैं इनके योग को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। इनको मानसिक क्षमता कह दो, मानसिक योग्यता कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त होती है वंशानुक्रम से प्राप्त होती है और एक जन्मजात शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, समस्या का समाधान करता है, अमूर्त चिंतन करता है, सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है। ये सारी कार्य कौन करती है, बुद्धि करती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर सर्वप्रथम फ्रीमैन ने बुद्धि से संबंधित विचारों को 4 भागों में व्यक्त किया। प्रथम में उसने रखा समायोजन की योग्यता, द्वितीय में रखा अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, तृतीय में रखा सीखने की योग्यता और विभिन्न योग्यताओं के समुच्चय के रूप में बुद्धि। इस प्रकार उसने बुद्धि से संबंधित विचारों को 4 भागों में विभाजित किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे बुद्धि की परिभाषाएं। थैंक यू, धन्यवाद।